नमस्कार। इन दिनों हम सुन रहे हैं कृष्णचंद्र द्वारा लिखी गई एक अलहदा कहानी शहजादा। कहानी की नायिका ठुकरा दिए जाने के बाद अपनी मोहब्बत को कैसे अपनी कल्पना में जीती है, बहुत ही खूबसूरती से कृष्णचंद्र ने इसको दिखाया है। आइए सुनते हैं दूसरी कहानी। सुधा ने महसूस किया कि उसके घर वालों, बल्कि घर के बाहर मोहल्ले वालों और शायद दफ्तर वालों का भी ख्याल था कि सुधा कुछ महसूस नहीं करती, बल्कि दफ्तर के काम के लिए निहायत मुनासिब लड़की है। न किसी से इश्क करे, न किसी को इश्क की तरगीब दे। दिन ब दिन उसकी आंखें मैली, होंठ सिकुड़े हुए और चेहरा धुआं धुआं होता जा रहा था। उसकी सूरत इतनी ठंडी और ठस निकल आई थी कि उसे देखकर किसी बर्फ़ खाने का इम्कान होने लगा था। क्लर्क आपस में चिमगुइयाँ करते हुए कहते, जो आदमी सुधा से शादी करेगा उसे पहाड़ पर जाने की ज़रूरत ना होगी, इसलिए कि मोती के इनकार करने पर सुधा के दिल पर क्या बीती ये तो किसी को मालूम ना हो सका। पहली बार उसने ज़िंदगी में किसी को दिल दिया था और ये किसी को मालूम न था। होता भी कैसे और कहती भी क्या किसी से कि जिसे मैंने चाहा वो मुझे देखने आया था और नापसंद करके चला गया। लोग तो इश्क में रोते हैं, वो बेचारी कुछ भी न कर सकती थी। उस दिन उसने दफ्तर में ओवर टाइम किया और जब अंधेरा खासा बढ़ गया वह दफ्तर से निकली और भूरे रंग का पर्स झुलाती हुई सामने आसिफ अली पार्क में चली गई और एक बेंच पर तन्हा बैठ गई। यह पार्क दिल्ली गेट के सामने एक छोटा सा खामोश गोशा था। चंद पेड़ थे, चंद बेंचें थी, चंद कते थे घास के। उनके चारों तरफ ट्रैफिक का शोर था, मगर आज यहाँ निस्बतन खामोशी थी। सुधा हर रोज़ यहाँ आती थी और आध पौन घंटा अकेले बैठकर ताज़ा दम हो जाती थी। थोड़े अरसे के लिए अपने ख़यालों की लहरों पर दूर तक तैरती हुई निकल जाती। उसे तन्हाई से डर न लगता था। तन्हाई उसका वाहिद सहारा थी। अंधेरे से उसे डर न लगता था, बल्कि अंधेरा उसका दोस्त था। गुंडों से उसे डर न लगता था। जाने उसकी शख्सियत में ऐसी कौन सी बात थी कि गुंडे भी उसे दूर ही से सूंघकर चल देते थे और कतरा कर निकल जाते थे। आज अंधेरा था और पेड़ के नीचे गहरी खामोशी। पत्थर का बेंच भी खूब ठंडा था। चंद मिनट तक सुधा खामोशी से उस बेंच पर बैठी रही, मगर जब उसकी तकान न गई तो वह उठकर पेड़ के नीचे चली गई और तने से टेक लगाकर बैठ गई और आंखें बंद कर ली। यकायक किसी ने उससे कहा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो अकेली? सुधा ने आंखें खोली। सामने मोती मुस्कुरा रहा था। वही खूबसूरत ब्राउन सूट पहने, वही सफ़ेद दांतों वाली जगमगाती हुई मुस्कुराहट। उसके हाथ उतने ही खूबसूरत थे। सुधा के हलक में कोई चीज़ आके रुकने लगी। वह बोल न सकी। मोती उसके करीब आके बैठ गया, इतना करीब कि उसकी पतलून उसकी साड़ी से मस हो रही थी। उसने आहिस्ते से पूछा, तुम्हें मेरे इनकार पर गुस्सा आ रहा है ना? सुधा ने आहिस्ते से सर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बहुत बुरा लग रहा है ना? सुधा ने फिर हाँ के अंदाज में आहिस्ते से सिर हिलाया और आंसू छलक कर उसके गालों पर आ गए और वह रोने लगी। मोती ने अपने कोट की जेब से रुमाल निकाला और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मगर इसमें रोने की क्या बात है? हर इंसान को अपनी पसंद या नापसंद का हक है। बताओ, हक है कि नहीं? मगर तुमने क्या देखा था मेरा जो तुमने मुझे नापसंद कर दिया? क्या तुमने मेरे हाथ का फुल्का खाया था? मेरा मटर पुलाव चखा था? क्या तुमने मेरे दिल का दर्द देखा था? और वो बच्चा जो तुम्हें देखते ही मेरी कोख में हुमक कर आ गया था, तुमने मेरे चेहरे का सिर्फ स्याहपन देखा है। मेरे बच्चे का हुस्न
नहीं देखा? तुमने बात क्यों नहीं देखी जो ज़िंदगी भर तुम्हारे पाँव धोते? और वो बटन जो मैं तुम्हारी कमीज़ पर काटने वाली थी, तुम मेरे जिस्म की रंगत से डर गए। तुमने उस स्वेटर का उजला रंग ना देखा जो मैं तुम्हारे लिए बुनना चाहती थी। मोती, तुमने मेरी हंसी नहीं सुनी, मेरे आंसू नहीं देखे, मेरी उंगलियों के लम्स को अपने खूबसूरत बालों में महसूस नहीं किया, मेरे कंवारे जिस्म को अपने हाथों में लरसते हुए नहीं देखा। तो फिर तुमने किस तरह मुझे नापसंद कर दिया था? अरे, इतनी लंबी तकरीर वह कैसे कर गई? इतना सब कुछ वह कैसे कह गई? बस उसे इतना मालूम था कि वह रो रही थी और कहती जा रही थी, और उसका सर मोती के कंधे पर था, और मोती अपनी गलती पर नादिम उसके शानों को हौले हौले थपक रहा था। उस दिन वह बहुत देर से घर पहुंची, और जब उसकी माँ मगही ने उससे पूछा तो उसने बड़ी लापरवाही से कह दिया, दफ्तर में देर हो गई थी। फिर पर्स को जोर से झल्लाकर पलंग पर फेंक दिया और इस एतमाद से खाना मांगने लगी कि उसकी माँ चौंक गई, उसका बाप चौंक गया। आज सुधा की रोई हुई आंखों की तह में खुशी की एक हल्की सी लकीर थी, जैसे गहरे बादलों में कभी कभी बिजली कौंध जाती है। मगही ने अपने होंठ चबाकर चालाक निगाहों से अपने खाविंद की तरफ इस तरह देखा जैसे उसने बेटी का राज भांप लिया हो। जीवन राम ने भी एक पल के लिए मसरूर निगाहों से अपनी बेटी की तरफ देखा, फिर अपनी थाली की तरफ मुतवज्जा हो गया। जरूर कोई बात है, और सुधा चूंकि औरत है इसलिए इस बात की तह में ज़रूर कोई मर्द है, ऐसा दोनों मियाँ बीवी ने उसी लम्हा सोच लिया। 8-10 रोज के बाद इस सुबह को और तकवीत पहुंची जब एक लड़का अपनी माँ के साथ सुधा को देखने के लिए आया। उस लड़के की माँ मगही की बचपन की सहेली थी, और कैसे कैसे जतन और किस किस तरह के वास्ते देकर मगही ने उसे शीशे में उतारा था, यह सिर्फ मगही ही जानती थी। इसलिए जब इस मौके पर लड़के के बजाय सुधा ने शादी से इनकार कर दिया तो पहले तो मगही अचंभे में रह गई, फिर उसके दिल में वो शुबहा तकवीत पकड़ता चला गया, ज़रूर कोई है। वह चुपके चुपके अपनी बेटी के लिए जहेज का सामान तैयार करने लगी, और जीवन राम हुक्का पीते पीते उस दिन का इंतज़ार करने लगा जब सुधा चुपके से आकर मगही से सब बात कह देगी, और बुढ़ा जीवन राम पहले तो लाल पीली आंखें निकाल कर सुधा को घूरेगा, तेरी ये हिम्मत कि तूने हमसे बाला बाला ही अपने लिए वर पसंद कर लिया, निकाल दूंगा घर से और चुटिया काट कर फेंक दूंगा, हमारे खानदान की नाक कटाने वाली। फिर वो मगही के समझाने बुझाने पर खुद ही नरम पड़ जाएगा, और आखिर में हुक्का गुड़गुड़ाते हुए पूछेगा, मगर कौन है वो? और अब कोई भी हो, वह सुधा के बताते ही जल्द से जल्द उसके हाथ पीले कर देगा। 25 बरस की जवान लड़की को घर में रखना ठीक नहीं। मगर दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, साल गुजर गए, मगर सुधा ने कुछ न बताया। उसकी माँ इंतज़ार करती रही, मगर वह जन्म जली कभी कुछ मुंह से न फूटी। थक हार कर उसकी माँ ने फिर 2-3 वर ढूंढे, मगर सुधा ने साफ इनकार कर दिया। आखिरी वर जो उसके बाप ने ढूंढा वह एक रणवे हलवाई का था, जिसकी उम्र 40 के पास पहुंच चुकी थी। इस रोज़ शफक के ढलते हुए सायों में गुलाबी उंगलियों वाली महकती हुई शाम में सुधा ने मोती को बताया, वो लोग आज मेरे लिए एक बुढ़ा हलवाई ढूंढ के लाए थे। फिर मोती ने हंसकर पूछा, मैंने साफ इनकार कर दिया। तूने इनकार क्यों कर दिया पगली? शादी कर लेती तो ज़िंदगी भर आराम से बैठी मिठाई खाती और तुम्हें छोड़ देती। सुधा ने प्यार भरे गुस्से से मोती की तरफ देखकर कहा, मैंने भी तो तुमसे शादी नहीं की। मोती ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा, तो क्या हुआ? सुधा उसके गाल को अपने गाल से सहलाती हुई बोली, तुम मेरे पास तो हो,
शादी से भी ज़्यादा मेरे पास, हर वक्त मेरी मुट्ठी में हो गोया। मोती हंसकर बोला, हाँ ये तो सही है, मैं बिल्कुल तुम्हारी मुट्ठी में हूँ, जब चाहो बुला लो। शुरू में तो तुम ऐसे ना थे। सुधा मोती की तरफ चंचल निगाहों से देखकर बोली, शुरू में तो तुम बड़ी मुश्किल से मेरे पास आया करते थे। शुरू में ऐसा प्यार भी तो न था, और किसी के लिए दिल को समझते हुए कुछ देर भी तो लगती है। मोती ने सुधा के कानों में सरगोशी की और सुधा की आंखें शिद्दत एहसास से बंद होने लगी, और थोड़ी देर के बाद उसने मोती की तेज़ तेज़ सांसों की आंच अपने चेहरे पर महसूस किया और अपनी गर्दन और रुखसार पर उसके बरसते हुए महसूस किए। कल कहाँ मिलोगे? जहाँ तुम कहो, लवर्स लेन में। कौटिल्य में घोड़ों की नुमाइश हो रही है, मैं क्या घोड़े खरीद कर पालूंगी? सुधा हंसी। ओल्ड हॉल में अदीबों की नुमाइश है ना बाबा। सुधा ने कानों पर हाथ रखे। मोती खामोश हो गया। फिर सुधा खुद ही बोली, कल पिक्चर देखेंगे, बसंत सिनेमा में बहुत अच्छी पिक्चर लगी है, मैं 2 टिकट खरीद रखूँगी, तुम ठीक 5:45 वहाँ पहुँच जाना। नहीं, यह पिक्चर तो टिकट मैं खरीद लूँगा। नहीं, यह पिक्चर तो मैं दिखाऊंगी तुम्हें, तुम मुझे कोई और दिखा देना, मैं कब मना करती हूँ। मगर भूलना नहीं, कल शाम 5:45 बसंत सिनेमा के बाहर। बसंत सिनेमा के बाहर बहुत भीड़ थी। सुधा ने 2 टिकट खरीद लिए और अब वो मोती का इंतज़ार कर रही थी। उसने एहतियातन आधा पाव चिलगोज़े और 1 छटांग किशमिश भी ले ली थी। सिनेमा देखते देखते खाने का उसे बड़ा शौक था। 5:45 हो गए, 6 हो गए। पिछले शो के छूटने के बाद लोग चले गए, नए लोग शो देखने के लिए आने लगे। मोती नहीं आया। चारों तरफ रोशनियाँ थीं, लोगों की भीड़ थी, खोमचे वालों की बुलंद आवाज़ें थीं, तांगे, मोटरों और रिक्शाओं का हुजूम था, और मोती हुजूम को पसंद नहीं करता था। अब वह उसकी तबीयत समझ गई थी। उसे खामोशी पसंद थी, अंधेरा पसंद था, तन्हाई पसंद थी। मोती बेहद हसास और नफासत पसंद था।